हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 19 17 अगस्त 2020 है बच्चों। बाल गोविंद भगत हम पूरा कर रहे हैं। चैप्टर क्षितिज भाग 2 का राम वृक्ष बनी बेनीपुरी द्वारा लिखा हुआ एक वो है ये अंश, और उसमें से एक अंश लिया गया है, एक पार्ट है जिसमें एक कैरेक्टर है, एक चरित्र दिखाया गया है जिसको बताया गया है बाल गोविंद भगत, जो कि एक सीधा साधा पुरुष है जो समाज के कर्म कांडों से दूर रहता है और खुद को नई सोच का उदाहरण बताया गया है कि वो नई सोच की तरफ कैसे आगे बढ़ता है। बच्चों, अभी तक आपने जाना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक पाठ समाज में व्याप्त कई रूढ़ियों रीति रिवाजों पर सीधे सीधे प्रहार करता है। लेखक ने कई तरह से सामाजिक सुधारों का पुरजोर समर्थन किया, जैसे लैंगिक समानता, विधवा पुनर्विवाह, परोपकार इत्यादि। जैसे देखिए, इसी पाठ में जब आपसे पूछा गया था, जब हमसे कहा गया था कि बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वह अपनी पुत्र वधू से, पुतोहू जिसको कहा गया है, उससे कहता है कि तुम जाकर क्या करो, इसको मुखाग्नि दो। उसकी चिता को मुखाग्नि अपनी बहू से दिलवाता है और कहता है कि अब उसके भाइयों से कहता है कि तुम अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ और इसकी कहीं शादी कर दो, क्योंकि यहाँ पर इसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जो कि ये जो उदाहरण है ये उनकी नई सोच को और सामाजिक कुरीतियों पर एक वार की तरह दिखाते हैं कि कैसे प्रहार किया है उन्होंने। लेखक ने कई तरह से सामाजिक सुधारों का समर्थन किया है, लैंगिक समानता, विधवा पुनर्विवाह, परोपकार आदि। दूसरी बात जो लेखक ने स्पष्ट किया है कि वेशभूषा या बाह्य आडंबर से कोई साधु नहीं होता। आपके मन में साधुत्व होना चाहिए, तब आप साधु बनते हैं। गेरुआ कपड़े पहनने से, बड़े बड़े दाढ़ी रखने से, मोतियों की माला पहनने से आप साधु नहीं बनते, बल्कि अपने आचरण और व्यवहार से व्यक्ति साधु होता है। संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, न कि बाहरी दिखावापन या ढोंग। कोई भी ढोंग करने से आप साधु नहीं बनते हैं। ये आपके मन के विचारों की स्थिरता होती है। अगर आपका मन स्थिर है तो आप अपने आप में ही साधु हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा, वेशभूषा से कुछ नहीं होता। संन्यास का आधार मानवीय सरोकार होते हैं, न कि भारी दिखावापन या ढोंग। बाल गोविंद भगत कबीर को मानने वाले हैं। कबीर निर्गुण पंथ के संत हैं। वे किसी भी प्रकार के कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ, नमाज, अजान में विश्वास नहीं रखते, बल्कि कर्म और व्यवहार में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि बाल गोविंद भगत किसी पूजा पाठ, ढोंग या दिखावापन के बजाय अपने व्यवहार और कर्म पर बल देते हैं। इस पाठ की एक और विशेषता है ग्रामीण जीवन का जीवंत वर्णन। यहाँ पर ग्रामीण जीवन का जीवंत वर्णन किया गया है। दिखाया गया है कि गाँव में कोई भी भाग दौड़ नहीं होती है, कब सब शांति से इधर उधर काम कर रहे होते हैं, सब अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं, खेतों में जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं और एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। आपस में एक ही घर की तरह पूरा गांव रहता है। गांव में अगर कुछ होता है तो सबको पता होता है, सबको पता चल जाता है। लोगों को बताने की ज़रूरत या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना यहाँ फ़ोन है, ना यहाँ टीवी है। सीधा साधा जीवन का वर्णन किया गया है। लेखक ने खेतीबाड़ी, पशुपालन, ग्रामीण समाज का रहन सहन और दिनचर्या का सजीव वर्णन इस पाठ में किया है। पुतोहू, रोपनी, कनफटी, कलेवा आदि लौकिक शब्दों का प्रयोग कर पाठ का ग्रामीण प्रवेश अपनी आंखों के सामने साकार हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक एक शब्द को जोड़कर इस पाठ का निर्माण किया है, ताकि हम लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। जैसे कि प्ले में, स्क्रिप्ट में दिखाया जाता है, आप लाइव देख रहे होते हो चीज़ें, बिल्कुल ऐसा ही समझ आता है कि हम लोग सामने बैठे हैं और ये सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। चलिए, बाल गोविंद भगत पाठ में समाज में व्याप्त किन किन रूढ़ियों और कुरीतियों पर सीधे सीधे प्रहार करता है, इस बारे में हमें लिखना है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है किस बारे में, लैंगिक समानता, विधवा पुनर्विवाह, परोपकार इत्यादि, इन सब पर वो प्रहार करता है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ समाज में व्याप्त कुरीतियों और प्रथाओं पर प्रहार करता है और एक सकारात्मक सोच की तरफ पाठकों को
अग्रसर करता है। इस पाठ द्वारा लेखक समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की नई सोच पाठकों को दर्शाता है। यहाँ पर लैंगिक समानता, विधवा पुनर्विवाह जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों पर बाल गोविंद भगत के चरित्र द्वारा प्रहार कराया गया है। अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात भगत चाहते हैं कि उनके पुत्र को मुखाग्नि उनकी बहू ही दे, जिससे लैंगिक समानता का एक पुरजोर संदेश वो समाज को देते हैं। उसके पश्चात वे बहू के भाइयों से कहते हैं कि वे उसे वापस घर ले जाएं और उसका दोबारा विवाह कर दें, क्योंकि यहाँ रहकर वह सिर्फ अपनी जीवन को व्यर्थ करेगी। इस सोच द्वारा भगत दर्शाते हैं कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, इसमें समाज में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये संदेश दिए गए हैं बेटा उस पाठ द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, परोपकार से आप क्या समझते हैं? परोपकार के माध्यम से समाज को कैसे मजबूत किया जा सकता है? चलिए लिखते हैं। परोपकार से आप क्या समझते हैं? परोपकार द्वारा समाज को कैसे मजबूत किया जा सकता है? परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पर उपकार। पर का अर्थ होता है दूसरा या पराया। उपकार का अर्थ होता है उपकार, एहसान या भलाई। अतः परोपकार शब्द का अर्थ बनता है दूसरों की भलाई, हितार्थ के लिए किया गया कोई कार्य। परोपकार की भावना एक स्वस्थ समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप एक अच्छे समाज की परिकल्पना मस्तिष्क में विकसित करते हैं, तो सबसे पहला और सबसे मूलभूत इकाई के रूप में परोपकार आपके सामने आता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज को घनिष्ठता और एकता के रूप में संजोने के लिए परोपकार की भावना होना बहुत आवश्यक है और यही मनुष्यता का
परम कर्तव्य होना चाहिए। देखिए, मनुष्य एक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के एक जानवर नहीं है। जानवर भी जब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक साथ टोली में रहते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो मनुष्य होने पर हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि मनुष्यत्व के द्वारा, यानी मानवता के एहसास के द्वारा, हमें ज़िंदगी में दूसरों की मदद करते रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रामीण जीवन अथवा परिवेश कहने का क्या तात्पर्य है? ग्रामीण जीवन या परिवेश कहने का क्या तात्पर्य है? ग्रामीण जीवन या परिवेश कहने का अर्थ यहाँ पर लेखक का प्रतीकात्मक है। लेखक ग्रामीण जीवन द्वारा जीवन की सादगी व समाज की घनिष्ठता को प्रतीक बनाते हुए उदाहरण दे रहा है। लेखक चाहते हैं कि हर समाज इसी तरह विकसित हो और घनिष्ठता व सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। यहाँ पर ग्रामीण परिवेश को उदाहरण या प्रतीक मानकर ये दर्शाया गया है कि अगर जीवन में आप उच्च कोटि की शिक्षा पा लेते हैं अथवा बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर लेते हैं, तो उसके द्वारा समाज में परिवर्तन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप जहाँ हैं, जिस स्वरूप में हैं और जैसे भी हालात में हैं, समाज को सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया वहीं से शुरू की जा सकती है। ठीक है बच्चे? यानी अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा, तो समाज को अगर आप परिवर्तित करना चाहते हैं सकारात्मक रूप से, तो शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। ग्रामीण परिवेश में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि वहाँ पर संसाधनों की कमी है, वहाँ पर लोगों के पास इतनी सुविधाएँ नहीं हैं जो शहरों में हैं, लेकिन फिर भी वो समाज एक अच्छा समाज है, एक सीधा साधा समाज है जो भाग दौड़ नहीं रहा और लोगों के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में फ़िक्र करता है। आगे चलते हैं। कुछ लौकिक देशज शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ लेखक देशज शब्दों की सूची बनाई है। देखिए क्या बनाया गया है। पुतोहू, रोपनी, कनपटी, कलेवा, यहाँ पर कुछ देशज शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कुछ देशज या लौकिक शब्दों की सूची बनानी है जो आपके यहाँ बोले जाते हैं। कई बार हम लोग अलग अलग परिवेश से आते हैं, कुछ लोग बिहार से, कुछ लोग हरियाणा से, कुछ लोग पंजाब से, कुछ लोग यूपी से। तो हम जब आते हैं शहरों की तरफ, तो हिंदी भाषा में हम अपने बोली के और अपनी लोकल भाषाओं के, लौकिक भाषाओं के कुछ शब्दों को अपने साथ पिरो कर लाते हैं और फिर धीरे धीरे वो शब्द क्या होते हैं, वो शब्द हमारे हिंदी के वो बन जाते हैं, हिंदी के पर्याय बन जाते हैं, हिंदी में इस्तेमाल होने लगते हैं। ऐसे ही कुछ शब्दों का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। चलिए कुछ लिखवाते हैं ऐसे ही देशज शब्द। सबसे पहले तो मैं आपको लिखवाती हूँ देशज शब्द होता क्या है। देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हों, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 4 तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। तत्सम, तद्भव, यहाँ पर लिखवा देती हूँ मैं, ऊपर ही लिखवा देती हूँ। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। विदेशज, ये 4 तरह के शब्द होते हैं। शब्द भंडार जब हम पढ़ेंगे, शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर
4 भागों में बांटा जाता है। यहाँ मैं लिखवा देती हूँ। शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर इन 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ये चारों तरह के शब्द होते हैं भैया, कुछ संस्कृत के, संस्कृत से मॉडिफाइड ऐसे ऐसे शब्द होते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जो प्रचलन में हैं और किसी क्षेत्रीय भाषा से आपको मिल गए हैं। देशज शब्दों के मैं कुछ एग्जाम्पल लिखवाती हूँ, देखिए, चलिए लिखते हैं। लोटा, कटोरा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई। ये शब्द क्या हैं बच्चे? ये सारे शब्द क्या हैं? ये शब्द क्या हैं? लगभग देशज शब्द हैं जो लोकल भाषाओं से, क्षेत्रीय भाषाओं से धीरे धीरे हमारी भाषा में आ गए हैं। तो आई होप कोई डाउट नहीं है, मैंने पूरी तरह डिटेल में आपको वर्कशीट समझा दी है। बाल गोविंद भगत चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है। शायद अगली वर्कशीट में आपको नया चैप्टर मिलेगा। तब तक मिलते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।